रिफॉर्म की हमने चर्चा की थी इसके पहले। तो उसमें हमने चर्चा में 3 गवर्नर जनरल को देखा था, और आज मैं 3 गवर्नर जनरल में से हमने लॉर्ड विलियम बेंटी के सुधारों की चर्चा की है, लॉर्ड लीटन के सुधारों की चर्चा की, लॉर्ड उसके बाद कर्जन रिपन के सुधारों की चर्चा की, और अंतिम जो गवर्नर जनरल जो आपके सिलेबस में है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है, वे हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का काल भारत में 1899 से 1905 तक रहा। 1899 से लेकर 1905 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। और इस समय लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इसके पहले तक लॉर्ड एल्गिन 1899 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जब इनकी नियुक्ति हुई भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1899 में, तो लॉर्ड कर्जन का जो सपना था बचपन से भारत के गवर्नर जनरल बनने का, वह सपना उनका पूरा हुआ। लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि भारत का बारे में, भारत की समस्याओं के बारे में, और इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया है, वहां के देशों के बारे में इनकी जानकारी बहुत अच्छी थी। तो इसके दूसरे जो गवर्नर जनरल रहे हैं भारत में, तो नियुक्ति के समय भारत और भारत की समस्या के संदर्भ में जितनी अच्छी जानकारी लॉर्ड कर्जन की रही है, उतनी अच्छी जानकारी इसके पूर्व के किसी भी गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। वह भारत में आ चुके थे अनेकों बार। साथ ही वे भारत के बारे में, भारत के संदर्भ में काफी रुचि लेते थे। और इसके पहले भी वे जो सुदूर पूर्व के देश हैं, कोरिया, चाइना, जापान, जो सुदूर पूर्व में है, फार ईस्ट के नाम से जाना जाते हैं ये देश। इसके अलावा जो आपके साउथ एशिया कंट्री है, सीलोन है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, समरकंद, ताशकंद, पर्सिया, जो मिडिल एशिया में आता है। तो चाहे मिडिल ईस्ट एशिया हो, फार ईस्ट हो, या साउथ ईस्ट एशिया हो, इन सभी का उन्होंने भ्रमण किया था, और यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ के और इन देशों का भारत के साथ जो संबंध रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में, भारत की जो सुरक्षा के संदर्भ रहे हैं इन क्षेत्रों के साथ, उसके संदर्भ में काफी कुछ जानकारी लॉर्ड कर्जन की रही है। एशिया के समस्या को लेकर उन्होंने 3 किताबें भी लिखी थी। तो लॉर्ड कर्जन भारत के आने के पहले भारत के संदर्भ में काफी कुछ जानते थे, और उनका कहना था कि जो पूरब है वह एक विश्वविद्यालय है, जहाँ जो विद्वान लोग हैं जो कोई डिग्री नहीं लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक विश्वविद्यालय है जहाँ से काफी कुछ सीखा जा सकता है। लॉर्ड कर्जन जब आया तो काफी युवा था, लेकिन जिस समय वो भारत आया, भारत की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। आर्थिक रूप से भारत की स्थिति काफी खराब थी। इसके कर्जन के आने के पहले मुख्य रूप से अकाल की स्थिति थी, और पूरा जो दक्कन का क्षेत्र था वह कालग्रस्त था। वहाँ 1896 होना चाहिए, गलत हो गया है, तो 1896 से 8 तक वहाँ फेमिन था। और अकाल के बाद वहाँ प्लेग की स्थिति बनी है 1896 में। पूना में, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर प्लेग फैला है,
और प्लेग के बाद जो स्थितियां बनी, चुकी प्लेग के बाद हम जानते हैं कि प्लेग की जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरह से प्लेग के कमिश्नर ने जो कदम उठाए उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश था प्लेग को लेकर। चूंकि उन्होंने जो अधिकारी नियुक्त किए, पूना का प्लेग कमिश्नर थे रांड, उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए। उन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी लोग के घर में वे कभी भी घुस सकते हैं, और कहा जाता था कि वे जूता पहने ही हिंदुओं के जो रसोई घर जहाँ खाना बनता था वहां तक चले जाते थे। और इसलिए लोगों को काफी आक्रोश था, क्योंकि वे अपने घर को काफी पवित्र मान रहे हैं। मुख्य रूप से पूजा घर है, जो रसोई घर है, वो वहां पे वे इस तरह के जूते चप्पल पहन के जाते नहीं। तो लोगों में ये आक्रोश था। और अंततः हम देखेंगे कि इस प्रकार रांड बंधुओं ने, रांड की हत्या चापेकर बंधुओं ने, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर ने उसकी हत्या कर दी। तो जो समस्या थी प्लेग को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। प्लेग की समस्या थी, अकाल की समस्या थी, भू राजस्व, चूंकि खेती वीरान हो रही थी, राजस्व नहीं था, तो सरकार की आय में भी कमी हो रही थी। तो यह जो एक तरह से चुनौती थी उस समय के प्रशासन के लिए, यह काफी चुनौती भरा हुआ समय था। और इस चुनौती के कारण उस समय को जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके लिए भी चुनौती थी, क्योंकि उस समय भारत में एक नवीन जनजागरण हो रहा था। जो पढ़ा लिखा वर्ग था वह भारतीयों के लिए नारा दे रहा था। वह ब्रिटिश शासन के अधीन अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। तो एक तरह से चुनौती ब्रिटिश प्रशासन को भी थी, लोगों की जो लोगों के मध्य जो रोष था उसको लेकर। तो इन सभी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे किया जाए, आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे हो, यह बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी चुनौती कर्जन के समक्ष। और इसीलिए कर्जन ने आने के साथ ही सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में कुछ सुधार किया, ताकि जो समस्याएं हैं, परंपरागत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो आर्थिक क्षेत्र में मुख्य रूप से उसने कानून बनाए, अकाल के संदर्भ में, भू राजस्व के संदर्भ में, सिंचाई के संदर्भ में, कृषि व्यवस्था के संदर्भ में, रेलवे के संदर्भ में, जो कर प्रणाली है उसके संदर्भ में, करेंसी के संदर्भ में। तो सबसे पहले इन्हीं आर्थिक चर्चाओं पर हम चर्चा करेंगे। कर्जन के सुधार में बहुत से सुधार हैं। कुछ सुधार भारत के संदर्भ में, मुख्य रूप से कृषि के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण भी रहे हैं और भावी दिशा प्रेरक रहे हैं। लेकिन कुछ सुधार भारतीयों के मन में एक रोष पैदा करने वाले हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से जो अकाल की स्थिति थी, दुर्भिक्ष बना हुआ था पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और पश्चिमी भारत में, लगभग 10 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए थे, उनसे अधिक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इन सबको देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने कैसे व्यवस्था स्थापित की जाए, इसने पुनः एक अकाल आयोग की स्थापना। एक अकाल आयोग की चर्चा हमने, जो सबसे पहला अकाल आयोग आया था उसकी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से एक अकाली आयोग इसके पहले स्थापित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। और लॉर्ड लिटन ने एक अकाल आयोग की स्थापना उस समय की थी और उसने कुछ सुझाव दिए थे जिसका काफी विस्तृत अध्ययन हमने पिछले क्लास में किया था। अब उस अकाल आयोग की जो अनुशंसाएं थी, उन अनुशंसाओं को बहुत ईमानदारी से लागू नहीं किया गया था और इसीलिए वो जो वर्तमान परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने सर एंथोनी मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में एक अकाल आयोग गठित की, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था जो अकाल की व्यवस्था है
उस व्यवस्था का संचालन कैसे हो और अकाल के जो दुष्परिणाम हैं उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसने जांच की, और जांच करने के बाद मैकडोनल्ड ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा। उस रिपोर्ट में कहा गया, मैकडोनल्ड रिपोर्ट में, कि जो राहत सामग्री है और उस पर काफी बल दिया जा रहा है और काफी अधिक मात्रा में राहत वितरण हो रहा है और उस पर ही अनुदान के पैमाने के लिए काफी अधिक शासकीय बल दिया जा रहा है। इसीलिए इसने कहा कि जो सक्षम लोग हैं, जो शरीर से स्वस्थ लोग हैं, उनको काम दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का एक टास्क फोर्स होना चाहिए, जो जितने श्रमिक हैं, बेरोजगार हैं, जो काम करने में सक्षम लोग हैं, उनको काम दिया जाए, उनको उनका भुगतान हो काम के एवज में। और इसके अलावा जो नियम बनने चाहिए, क्योंकि जो पशु हैं उनके लिए भी चारे की व्यवस्था हो, तो जो निशक्त लोग हैं उनके लिए भोजन मिले और जो सक्षम लोग हैं उनको काम मिले, यह व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके अनुशंसा के आधार पर उसने आगे चल के हम देखेंगे कि उसने अकाल के साथ साथ ये जरूरी था, चूंकि अकाल की स्थिति क्यों बन रही है, कि क्योंकि जो सुविधाएं हैं सिंचाई वगैरह की, उस पर ज्यादा ध्यान अभी तक सरकार ने नहीं दिया था। तो आगे चल के देखेंगे कि उसको लेकर क्या प्रयास हो रहा है। दूसरा प्रयास इसने यह किया, आर्थिक स्थिति में जो किसानों की स्थिति है, वो किसानों की स्थिति में कैसे सुधार, और मुख्य रूप से पंजाब के किसान, पंजाब के किसानों की स्थिति में कैसे सुधार किया जाए। क्योंकि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया 1849। तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि पंजाब के उस समय से लेकर विगत 50 वर्षों में पंजाब के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी दयनीय होती चली। उसके कुछ कारण रहे। पहला कारण रहा कि वहां पर पंजाब के क्षेत्र में यातायात के संसाधनों का, विशेषकर रेलवे लाइन का काफी विकास हुआ। तो रेलवे और सड़क बनने के बाद वहां के जो भूमि थी, उस भूमि का दाम काफी बढ़ गया। तो भूमि के दाम बढ़ने के बाद जो मार्केट प्राइस होता है, जो पहले भूमि बिकती नहीं थी, जिसके काम का दाम काफी कम होते थे, जिसका कोई खरीदार नहीं था, अब रेलवे आने से, सड़क आने से, वहां सुविधाओं के होने से, ब्रिटिश शासन के हाथ में लेने के साथ ही वो, चूंकि पंजाब का क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, पश्चिम की सीमा से लगा हुआ था और सुरक्षा के दृष्टि से भी पंजाब भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और इसीलिए ब्रिटिश प्रशासन ने पंजाब के क्षेत्र में यातायात के संसाधन का काफी विकास किया। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए दृष्टि से भी पंजाब, चूंकि सिंचाई के पर्याप्त संसाधन थे, तो वो काफी विकसित था। इसलिए उस क्षेत्र में सरकार ने, चूंकि वो जो कच्चे माल हैं उनको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए काफी बड़ी संख्या में रेलवे और यातायात के संसाधनों का विकास किया। और इन सब का परिणाम हुआ कि जमीन का जो मूल्य है, भूमि का जो मूल्य है, वे अचानक काफी अधिक बढ़ गया। और इस भूमि के मूल्य के बढ़ने के बाद पंजाब के जो कृषक वर्ग था, जिनकी भूमि पहले बेची नहीं जाती थी, जिनका कोई खरीदार नहीं था या भूमि के कम दाम मिलते थे, उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा कि अब उनको लगने लगा कि वे भूमि से के बहुत बड़े जो भूमि है उनके पास वो काफी कीमती है, और इसीलिए यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण उन्होंने जो सामाजिक उनके त्योहार होते थे, शादी विवाह होते थे, उसमें उन्होंने काफी अपव्यय शुरू कर दिया, क्योंकि अचानक उनको अपना सोशल स्टेटस दिखाई पड़ने लगा, सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाई पड़ने लगी, और इसलिए इन सामाजिक त्योहारों में, उत्सवों में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फिजूल खर्च करना शुरू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने अपनी भूमि को बंधक रखना शुरू किया, जिसका परिणाम हुआ कि जो वैसे लोग जो कभी भी भूमि से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो साहूकार वर्ग है, अब जो भूमि है वह भूमि जोतदार से साहूकार के पास बंधक होने लगी, और इसके दो डिफेक्ट हुए। पहला कि भूमि का ट्रांसफर जोतदार से जो कृषि में रुचि नहीं लेने वाले साहूकार के पास जाने लगी, और दूसरा इसका इफेक्ट हुआ कि जो कृषि का पैदावार था वह भी कम होने लगा, क्योंकि कृषि स्वाभाविक है, जो कृषक वर्ग जुड़ा हुआ था खेती से, वह कृषि के पैदावार में रुचि लेता था, उसको बढ़ाने में रुचि लेता था, लेकिन जैसे ही ये साहूकार के पास जाने लगा तो उसकी आय, वह कृषि में उतना रुचि नहीं लेता, तो इससे सरकार को भी घाटा हुआ और किसानों को भी घाटा। तो अब इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए कि किसानों की जो भूमि का हस्तांतरण है वह साहूकारों के पास नहीं जाए, इसके लिए कर्जन ने 1901 में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लाया, जिसके तहत जो पूर्वजों की भूमि है, पैतृक भूमि है, उसको कोई भी कृषक किसी और व्यक्ति को नहीं बेच सकता है, उसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति की जरूरत होगी। इससे एक केस था, हालांकि इसका प्रारंभ में काफी पंजाब में लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसका एक फायदा हुआ कि जो कृषक वर्ग की भूमि एक तरह से साहूकारों के हाथ में जा रही थी, वह भूमि पर जाना रुका, और कृषकों का जो शोषण था वह शोषण रुका। तो इस तरह से इस 1901 के पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट के से लॉर्ड कर्जन ने पंजाब के किसानों को बचाने का प्रयास किया, और इसलिए उसने कहा कि सरकार ने अपनी जो भूमिका निभानी थी अब उसने निभा दी, अब उन लोगों को अपनी भूमिका निभानी है जो इससे जुड़े हुए। तो यह काफी महत्वपूर्ण कदम था कृषि के संदर्भ। नेक्स्ट, कर्जन भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जन्मदाता भी कहा जाता है। जिस सहकारी समिति, जगह जगह हम आजकल सहकारी समिति देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं, स्वयंसेवी संस्था देखते हैं, इसकी नींव कर्जन ने रखी थी। उसका कर्जन का मानना था, क्योंकि कर्जन जब भारत आया तो यहाँ पर उसको लग रहा था कि कृषकों के निर्बलता का कारण, छोटी छोटी भूमि के कारण, इस सब का एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पर कोई कोऑपरेटिव सहकारी संस्था नहीं है कृषकों की, और अगर कोई सहकारी संस्था स्थापित होती है तो कृषकों को जो साहूकार हैं उनके चुंगल से बचाया जा सकता है। और इन सब को देखते हुए उसने फ्रेडरिक निकोलसन के नेतृत्व में और दूसरे डुपरनेक्स जो आईसीएस थे उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, और उसमें उस कमेटी ने सुझाव दिया कि एग्रीकल्चर बैंक की स्थापना की जाए। अभी तक भारत में इस तरह का कोई बैंक कृषि को
के संदर्भ में नहीं था जो किसानों से जुड़ा हो, कृषकों को ऋण दे, क्योंकि कृषक अभी तक ऋण के लिए किस पर निर्भर थे? साहूकार पे। तो इसने अनुशंसा की कि एग्रीकल्चर बैंक, कृषि बैंक की स्थापना हो और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, गांवों में ही सहकारी समितियां बने जो ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में इस तरह की सहकारी संस्थाएं स्थापित हों जो स्थानीय लोगों के सहयोग से संचालित हों। तो लोगों को जो सरकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में एक लोगों में आत्म स्वावलंबन की भावना जगेगी, आपसी सहयोग की भावना जगेगी, क्योंकि जब सोसाइटी बनेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी तो 10 लोग आएंगे तो सबके एक सहयोग बनेगा कि सब अपनी भूमि को मिलाकर उसके हिसाब से सामूहिक खेती अगर करते हैं तो जो उत्पादन होगा उस भूमि के अनुपात में, जिसकी जितनी भूमि है उसके अनुपात में उसको लाभ मिलेगा। तो और इसके अलावा जिस एग्रीकल्चर बैंक की बात हो रही है उसका उद्देश्य भी जो कृषक वर्ग है उसको साहूकार वर्ग से के चंगुल से बचाना था, ताकि कृषक अब साहूकारों के पास नहीं जाए। इसीलिए भारतीय इतिहास में यह पहला और काफी महत्वपूर्ण कदम रहा है कि उसने सहकारी संस्था का जन्मदाता के रूप में काम किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की, ताकि किसान निर्भर न रहे, अकाल और दुर्भिक्ष से भी बचे और आपसी सामंजस्य के साथ, आपसी सहयोग के साथ गांव के किसान अपना विकास कर सके। नेक्स्ट, 1904 में उसने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास किया। इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था कि अभी तक किसान जो साहूकारों के पास लोन के चुंगल में फंसता था और वह उसका ब्याज ही नहीं दे पाता था और अंततः उसको भूमि जाती थी, तो इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को कम ब्याज पे, जो ब्याज हो न्यूनतम हो, उससे उनके कृषि के विकास के लिए, जैसे खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, पशु खरीदना है या कृषि के यंत्र खरीदने हैं, उसके लिए उनको ऋण मुहैया कराया जाए और ऋण का जो दर हो काफी कम हो। दूसरे मद के जो ऋण दिए जाते हैं उस दर से काफी कम दर पर किसानों को यह ऋण मुहैया कराया जाए, सुविधा दी जाए, ताकि किसान कृषि के कार्य कर सके। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना, फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। इसके अलावा वह किसानों के स्थिति में, पशुधन की स्थिति में काफी सुधार चाहता और उसी ने इसके लिए एक इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना। अभी इस तरह का कोई विभाग नहीं था। पहली बार उसने एक साम्राज्य कृषि विभाग की स्थापना की और उसके लिए इंस्पेक्टर जनरल को नियुक्त किया कि वह उसके अधीन यह कृषि विभाग संचालित होगा। क्योंकि जिस समय कर्जन आया उस समय प्रांतों में कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज थे, एग्रीकल्चर की संस्थाएं थीं और वो 4 जगह थीं, जैसे पूना था, नागपुर था, सैदपुर था और कानपुर। इन 4 जगहों में एग्रीकल्चर कृषि संस्थाएं थी, लेकिन ये संस्थाएं भी काम नहीं करती थी, चूंकि प्रांतीय सरकार उतना सहयोग नहीं देती थी, तो इनका काम भी बहुत संतोषप्रद नहीं था। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ नवीन अनुसंधान नहीं हो रहे थे, कृषि के विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहे थे और इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने एक प्रयास किया कि एग्रीकल्चर को जो प्रांतीय सरकार है वह एक नए ज्ञान के साथ, नई तकनीक के साथ, नई शिक्षा के साथ, जो कृषि की शिक्षा है उसके साथ एग्रीकल्चर फर्म को स्थापित कर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नया काम करे। तो
कृषि के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक उन्नति होनी चाहिए, वो उन्नति चूंकि उसके लिए पर्याप्त फंड नहीं थे, उसके लिए फंड की भी जरूरत है कि किस तरह से फंड जनरेट किया जाए और कृषि का विकास किया जाए। तो वो काफी उसके लिए जरूरत था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसने इस क्षेत्र में विकास करने के लिए एक 1901 में ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति की, नई नीति बनाई। और अमेरिका के एक दानदाता थे जिन्होंने $20,000 दान दिया एक भारत में कृषि के विकास के लिए, कृषि अनुसंधान के लिए। तो उनके दान के सहयोग से उसने पूसा में, जो बिहार में था, बंगाल के क्षेत्र में, वहां पर कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। तो भारत में पहला कृषि में हुआ, जिसका मुख्य 1,30,000 पाउंड का एग्रीकल्चर के रिसर्च और एजुकेशन के लिए उसने वार्षिक अनुदान निश्चित किया। तो ये सब कृषि के विकास के लिए उसने काम किए कि किस प्रकार कृषि, पहले अकाल, अकाल के बाद कृषि के संदर्भ में पंजाब 1901 का पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट एक्ट 1904, और फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किया था। चूंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही मामला है आपका, इरिगेशन, सिंचाई बहुत जरूरी है कृषि के विकास के लिए। तो इस संदर्भ में भी उसने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। और इसके लिए उसने लॉर्ड कर्जन ने आर्थर कॉटन के नेतृत्व में, जो भारत में आधुनिक इरिगेशन के एक तरह से एपोस्टोपल भी कहे जाते हैं, उसके मार्गदर्शक कहे जाते हैं, कि भारत में किस तरह से जो कृषि का उत्पादन है उसको, उत्पादन को बढ़ाया जा सके, अकाल के प्रभाव को रोका जा सके। तो यह तभी संभव है जब आधुनिक सिंचाई सुविधा का विकास हो। तो ये अब इसके लिए कर्जन ने 1903 में पॉलिन स्कॉट के नेतृत्व में एक कमिटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और उसने सरकार को सुझाव दिया कि 44 करोड़ रुपया 20 साल में व्यय किया जाए सिंचाई के विकास के लिए, ताकि भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वह 6.5 मिलियन एकड़ के आसपास हो जाए। हालांकि कोलिन स्कॉट का जो व्यय करने का सीमा थी उसको कर्जन ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इरिगेशन की नियुक्ति की, सिंचाई विभाग के इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की, ताकि जो भारत में नहर व्यवस्था है पंजाब में उसको दुरुस्त किया जा सके। नए नहरों का निर्माण हुआ, जिसमें लोअर बारी दोआब, बारी का मतलब ब्यास और रावी दो नदियां हैं, और अपर चेनाब दोआब, झेलम दोआब। तो इस तरह से झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास को पर जो नहर का विकास हुआ वो कर्जन ने करने का प्रयास किया। और इस तरह से नहर के संदर्भ में उसने काम किया ताकि कृषि के का विकास हो सके, उत्पादन का विकास हो सके, जो अकाल की स्थिति है उसको रोका जा सके, कृषकों की स्थिति में सुधार किया जा सके, कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए। और उसका लाभ होगा कि कृषि उत्पादन बढ़ने से सरकार को भी जो भू राजस्व है उस भू राजस्व में वृद्धि होगी।
तो इस तरह से उसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किया। नेक्स्ट, रेलवे। और रेलवे के संदर्भ में भी मानता था कि अकाल के प्रभाव को सीमित तब किया जा सकता है जब यातायात के पर्याप्त संसाधन, और भारत में की जो समस्या थी उसके कारण एक जो प्रमुख दुर्बलता रेलवे नेटवर्क की रही है, क्योंकि सभी जगह वस्तुओं का आदान प्रदान या वस्तुओं की आपूर्ति समय हो पा रही थी। तो यह रेलवे की जो कमियां थी उसको 1896-98 के अकाल ने उजागर कर दिया। उस समय रेलवे का निर्माण दो पद्धति से होता था। एक तो रेलवे मैनेजमेंट जो था करजन के आने के पहले तक, एक जो कंपनी होते थे प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी मैनेजमेंट के अधीन होता था। प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाती थी और उस पैसे के तहत वह रेलवे लाइन बिछाती थी और उसका निर्माण करती थी। और दूसरा होता था स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट जो, और यह जो राज्य मैनेजमेंट, तो दो संस्थाएं थी, एक प्राइवेट कंपनी की और दूसरे राज्य की। तो जो स्टेट मैनेजमेंट था वह पब्लिक वर्क्स, जो लोक निर्माण विभाग था, उसके अधीन। तो कंपनी मैनेजमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रेलवे प्राइवेट में भी निजी संस्था के तहत और राज्य के अधीन, दोनों ओर से रेलवे का विकास था। तो इसने रेलवे के क्षेत्र में विकास करने के लिए पहली बार एक कमेटी बनाई। ये कमेटी काफी महत्वपूर्ण है। कमीशन वगैरह में भी जितनी कमेटी का मैंने नाम लिया सबके बारे में पूछा जाता है और बच्चे उसको याद नहीं रखते। तो पहली बार एक कमेटी बन रही है सर थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में, जो रेलवे के एक्सपर्ट थे और इस मामले पे उनको काफी जानकारी थी, तो उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने 1903 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उन्होंने कहा कि रेलवे के सभी जो शाखाएं हैं, रेलवे का जो विकास है, लाइन का विकास है, उसकी शाखाओं का विकास है, उसका विस्तार है, उसको काफी विकास करने की। और रेलवे को एक तरह से व्यवसायिक जो संस्था के रूप में उसका विकास होना चाहिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रेलवे को काफी तेजी से, और इनके नेतृत्व में ही अलग से एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो पहली बार रेलवे बोर्ड बन रहा है 1905 में। इसके पहले तक कोई रेलवे विभाग, रेलवे बोर्ड नहीं था। तो रेलवे बोर्ड बना 1905 में इनकी अनुशंसा के आधार पर, जिसमें 3 लोग होते थे, एक चेयरमैन और 2 अदर अलग से सदस्य। तो रॉबर्टसन कमेटी, एक बहुत बार आईएएस में भी प्रश्न आता है और कि किस कमेटी के अनुशंसा पर रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो थॉमस रॉबर्टसन कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दिया था और उसके आधार पर रेलवे बोर्ड बना था, और जिसमें चेयरमैन और 2 बोर्ड होते थे। तो रेलवे का जो निर्माण है, अब जो प्राइवेट कंपनी थी काफी हद तक जो रेलवे प्रशासन के अधीन आ गया, और जो कॉमर्स विभाग था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अधीन। तो अब बहुत हद तक जो सरकार ने रेलवे नेटवर्क को अपने अधीन लेकर काम करना शुरू किया है। तो काफी हद तक जो रेलवे है वो सरकार के अधीन होना शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, इसके अलावा काफी नई रेलवे लाइन बिछाई गई, जिसको तेजी से विस्तार हुआ। लगभग 6000 मील नई रेलवे लाइन बिछाई गई है, और भारत में रेलवे लाइन का काफी तेजी से विस्तार उसके समय हुआ है, रेलवे लाइन बिछाने का, उसके विस्तार का। तो ये सभी जुड़े हुए हैं, कृषि से ही जुड़ा हुआ है, कृषि के विस्तार से जुड़ा हुआ और व्यवसाय से जुड़ा हुआ। क्योंकि अगर फैक्ट्री चलाने हैं तो भी रेलवे का विकास चाहिए। जो सामग्री है बाजार में, तैयार माल को भी अगर बाजार तक पहुंचाना है, या कृषि के जो कच्चे
पदार्थ हैं जिनको फैक्ट्री के लिए जो आवश्यक है उनको भी पहुंचाना है तो रेलवे चाहिए। तो दो रेलवे एक ऐसी कड़ी थी जो ग्रामीण और नगर सबको जोड़ता था, और इसीलिए उन सभी जगहों के लिए रेलवे का विकास अति आवश्यक था। सरकार के लिए भी, कृषक समुदाय के लिए भी, भारत में वाणिज्य व्यवसाय के विकास के लिए भी रेलवे का काफी महत्वपूर्ण था। और इन्हीं सबको देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने रेलवे के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से काम किया। नेक्स्ट, आज चर्चा करके खत्म करूंगा, फिर कल चर्चा करूंगा दूसरे। अब हम नेक्स्ट रेलवे की चर्चा के बाद नेक्स्ट है पुलिस। क्योंकि जिस समय कर्जन आया उसमें पुलिस विभाग में काफी त्रुटियां थी। बहुत से जो पुलिस के कर्मचारी थे वे अशिक्षित थे, उनको उतना ट्रेनिंग नहीं थी। उनका एक तरह से ये कहा जाता था कि वे भ्रष्ट लोगों का समर्थन करते थे। तो 1902 में आने के बाद कर्जन ने एक कमीशन अपॉइंट किया एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में। इसको भी याद रखेंगे आप लोग कि पुलिस आयोग की नियुक्ति एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में उसने की, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसने कहा कि पुलिस बल जो है वह जो जितना उसको सक्षम होना चाहिए वो सक्षम नहीं है, और पुलिस विभाग में काफी भ्रष्टाचार है, काफी दमन है, और लोगों के विश्वास को हासिल करने में वे फेल है। जनता के साथ इसका सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। तो ये पुलिस विभाग में काफी कमियां हैं जिनको दूर करना की जरूरत है। और इसीलिए इन कमियों को दूर करने के लिए उसने सुझाव दिया कि पुलिस विभाग में जो पदोन्नति होती है उस पदोन्नति के बजाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, सीधे बहाली होनी चाहिए। तो सीधी बहाली की उसने बात की। और जो पुलिस बल होगा, पुलिस बल में सामान्यतः जो यूरोपियन सर्विस कमीशन के जो लोग होंगे इंग्लैंड से, या प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के लोग होंगे, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन से आएंगे, वे लोग नियुक्त होंगे। तो सामान्यतः जो सबऑर्डिनेट कमीशन से आएंगे वो इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, या लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस से आएंगे वो हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल बन सकते हैं। और जो इंग्लैंड के यूरोपियन सर्विस से आएंगे वो स्वाभाविक है कि जो आईपीएस होंगे वो उच्च अधिकारी होंगे पुलिस में। इनकी सैलरी भी काफी बढ़ाई गई। कांस्टेबल का जो सब एक मासिक वेतन नियत किया गया वो कम से कम 8 रुपया मासिक वेतन नियत किया गया कि उसको न्यूनतम 8 रुपया उसको मिलना चाहिए। इसी तरह से जो प्रांतीय पुलिस बल थे उसकी संख्या में वृद्धि की गई, उनकी संख्या बढ़ाई गई। और इसके अलावा गांव में पुलिस एजेंसी स्थापित किया गया। पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अफसरों को ट्रेनिंग देने के लिए, कांस्टेबल को ट्रेनिंग देने के लिए उनके प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए। इसके अलावा उसने प्रत्येक प्रांत में एक जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सीआईडी, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जिसको सीआईडी विभाग बोलते हैं, उसकी स्थापना। तो जो विभाग होता था उस पर एक डायरेक्टर होता था जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस का व्यक्ति होता था, जो इसका देख रखा था। तो जितने भी अपराध होते थे उनके अन्वेषण होते थे, स्थल पे ही अपराधों का अन्वेषण होता था, और जो भी सस्पेक्ट होते थे, संदेहास्पद लोग होते थे, उनका अरेस्ट किया जाता था। और बिना किसी इसके, अगर किसी को इलॉजिकल अरेस्ट भी नहीं, इलीगल अरेस्ट भी, अगर डिटेंशन बिना फॉर्मल अरेस्ट का होगा तो इलीगल होता था। तो इसके कारण से जनता को, उसका मुख्य उद्देश्य था जनता के साथ लोगों का, पुलिस का जो एक सौहार्दपूर्ण संबंध वो स्थापित हो, पुलिस में
जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो, एक सक्षम पुलिस की व्यवस्था स्थापित हो, पुलिस के वेतन सम्माननीय हो, और पुलिस के हायरार्की के रूप में जैसे उसने अलग अलग हायरार्की, प्रोविंशियल सर्विसेज, यूरोपियन सर्विसेज और सबऑर्डिनेट लोअर सर्विसेज की बात कही, उसके द्वारा पुलिस की नियुक्ति हो और उसके आधार पर काम हो। तो यह है पुलिस व्यवस्था। कल हम आर्मी व्यवस्था वगैरह से चर्चा करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बाकी है, आज खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको रोक रहा हूँ। और इसके बाद कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाकर कल हम कर्जन को जो उसके सुधार हैं उस सुधार को समाप्त करें। तो इस संदर्भ में जो चर्चाएं हैं हम चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछने हैं, कुछ चर्चा करनी है, तो हम लोग इस चर्चा अब कुछ देर चर्चा कर लेंगे। किसी को कुछ शंका, कुछ चर्चा, कुछ अगर लग रहा हो कि नहीं पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है? नहीं है तो ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है? यस सर। और टेस्ट हम कभी भी ले लेंगे। ठीक है? ओके सर। टेस्ट के लिए हाँ आप लोग तैयार रहिएगा, कि मत कहिएगा कि सर आप डेट नहीं बतलाए। ठीक है? यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके।